15 साल की एक ऐसी कलयुगी बहन जिसने माँ बेटी के रिश्ते को शर्मसार कर दिया, जिसने बड़ी ही बेरहमी के साथ अपने माँ बाप का कत्ल कर दिया, जिसको बहुत ही प्यार से पाला था माँ बाप ने, जिसके लिए बहुत सारे सपने देखे थे, उसने ही उन सपनों पे पानी फेर दिया और वो उनके लिए एक श्राप बन गई। ये सच्ची घटना है बुलंदशहर की, जहाँ पे एक 15 साल की लड़की बहुत ही सातिर तरीके से अपने माँ बाप का कत्ल कर देती है, बहुत ही बेरहमी के साथ कुल्हाड़ी से उन्हें काट देती है और एक प्रोफेशनल किलर की तरह पुलिस की 4 टीमों को 15 दिन तक घुमाती रहती है, उन्हें गुमराह करती है। चलिए चलते हैं इस कहानी के तह तक और आपको सुनाते हैं इस सातिर लड़की की अपराध की दास्तान। अपने अपने दिलों को थाम के बैठ जाइए। ये घटना है 14 मार्च 2023, यूपी के बुलंदशहर का एक कस्बा शिकारपुर। यहीं पे एक मिडिल क्लास फैमिली रहती है, जिसमें एक दंपति और उनकी 3 बेटियां होती हैं और सबसे बड़ी बेटी का नाम होता है रुकैया। इनका 2 मंजिला मकान होता है और मकान के जस्ट बगल में एक बड़ा सा कमरा बना होता है, जिसमें इन्होंने भैंस पाल रखी थी। रुकैया के माँ बाप भैंस को देखने के लिए घर के बाहर ही खाट डाल के डेली वहीं सो जाते थे। रुकैया और उसकी दोनों छोटी बहनें घर के पहली मंजिल पे सोते थे। 13 मार्च की रात को भी रुकैया के माँ बाप रोज की तरह बाहर ही सोए हुए होते हैं। अब तारीख आती है 14 मार्च सन 2023। गांव में सब लोग सुबह सुबह उठ जाते हैं। उठने के बाद अपने अपने काम में लग जाते हैं। गांव में काफ़ी चहल पहल हो जाती है। रुकैया और उसकी दोनों बहनें सो के उठ चुकी थी और उसके माँ बाप अब भी सो रहे थे। रुकैया छत से उतर के नीचे आती है और देखती है दरवाज़ा बाहर से बंद है। रुकैया आवाज़ लगाती है अपने माँ बाप को दरवाज़ा खोलने के लिए, लेकिन बाहर से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आता है। रुकैया काफ़ी देर तक दरवाज़ा पीटती रहती है, बट दरवाज़ा नहीं खुलता है। रुकैया बहुत परेशान हो जाती है। वो दौड़ के तुरंत छत के ऊपर जाती है और छत से झाँक के देखती है तो उसके माँ बाप अब भी चादर डाल के सो रहे होते हैं। अब रुकैया काफ़ी परेशान हो जाती है। वो सामने वाले उनके पड़ोस में एक अंकल रहते हैं। अंकल को आवाज़ दे के बुलाती है, जिनका घर उसके सामने थोड़ी ही दूर पे था। अंकल से बोलती है, अंकल मेरे माँ बाप अभी सोए हुए हैं, उनको आप जगा दीजिए। सामने वाले अंकल, जिनकी एज होती है अराउंड 60 से 65 साल, वो भी आवाज़ लगाते हैं, बहुत आवाज़ लगाते हैं, लेकिन आगे से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आता है। अब रुकैया बिल्कुल घबरा जाती है। इनके घर के जिस पड़ोस में एक और घर था, जिसकी छत बिल्कुल सटी हुई थी। रुकैया दौड़ के जाती है, अपने घर की छत से दूसरे घर की छत पे कूद जाती है और सीढ़ियों के सहारे से फौरन नीचे आ जाती है। रुकैया भागते हुए जाती है और अपने माँ बाप के ऊपर से चद्दर खींचती है। चद्दर खींचते ही उसकी चीखें निकल जाती हैं और वो जोर जोर से चिल्ला के बिलख के रोने लगती है। चीख पुकार सुन के आसपास के लोग भी इकट्ठा हो जाते हैं। सामने का मंजर देख के लोग सहम जाते हैं, उनके पैरों के तले से जमीन खिसक जाती है। दरअसल किसी ने धारदार हथियार से रुकैया के माँ बाप की बड़ी ही बेरहमी के साथ कत्ल कर दिया था। उनके सर पे, गर्दन पे एक धारदार हथियार से काफ़ी सारे निशान थे और दोनों की मृत्यु हो चुकी थी। रुकैया की माँ का चेहरा इस तरह से बहुत ही बुरी तरह से कुचला गया था कि उसकी शक्ल भी पहचान में नहीं आ रही थी और रुकैया जोर जोर से दहाड़ मारकर रोए जा रही थी, अपने माँ बाप को बार बार याद कर रही थी। ये घटना पूरे बुलंदशहर में आग की तरह फैल जाती है। एक साथ 2 मर्डर हुए थे, इसलिए पुलिस तुरंत ही हरकत में आ जाती है और पुलिस अपनी टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंच जाती है। पुलिस की टीम घटनास्थल से सबूत जुटाने में लग जाती है और देखती है कि उनकी एक बेटी है जो बहुत ही दहाड़ मार के रो रही है, रोते रोते बेहोश हो जा रही है, बहुत ही बिलख रही है। ये वही लड़की थी रुकैया, जो घर की सबसे बड़ी बेटी थी। पुलिस पड़ोसियों से पूछताछ करती है, ना ही किसी ने किसी को आते देखा था, ना ही किसी को जाते देखा था। रुकैया से पूछताछ की जाती है। वो बोलती है, हम तो घर में ऊपर सो रहे थे, हमें कुछ पता ही नहीं चला। जब पुलिस वाले रुकैया से पूछते हैं, तुम्हें किसी पे शक है, तो रुकैया बताती है, हाँ मेरे अब्बू ने बताया था, कुछ दिन पहले चौराहे पे उनका किसी से झगड़ा हुआ था पैसों को लेके। रुकैया बिल्कुल डरी सहमी हुई थी, वो बिल्कुल दहल गई थी। वो सही से बात भी नहीं कर पा रही थी। बात करते करते वो कई बार बेहोश हो जा रही थी। वो बिल्कुल सदमे में थी। इसी वजह से किसी का भी शक उसके ऊपर नहीं गया। अब शहर में डबल मर्डर हो चुके थे। पुलिस महकमा पूरा हिल गया था और बहुत सारी टीमें पुलिस की जांच के लिए लगा दी गई थी, क्योंकि अभी तक पुलिस के हाथ कोई भी ऐसा सुराग नहीं लगा था जिससे वो अपराधी तक पहुंच पाती। पुलिस की 4 टीमें लगाई गईं इस केस की छानबीन करने के लिए। पुलिस को एक बात बिल्कुल क्लियर हो गई थी कि जो कातिल है वो बहुत ही सातिर है। उसने बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से मर्डर किया है और बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से सारे सबूत मिटा दिए हैं। एक बहुत ही चालाक और बहुत ही खतरनाक कातिल लग रहा था वो। मोहल्ले के लोग बहुत ही डरे सहमे हुए थे। लोगों ने बाहर सोना बंद कर दिया था और पुलिस की 4 टीमें मिलकर भी कातिल का पता नहीं लगा पाई थी अब तक। इस घटना को हुए 14 दिन बीत चुके थे।
पुलिस हर एंगल से जांच कर रही थी। पुलिस को जिस जिस पे शक था सब पे पुलिस नजर रखी हुई थी और चुपचाप अपना काम कर रही थी। कहते हैं ना, एक दिन पाप का घड़ा भर जाता है और कोई भी कानून के हाथों से नहीं बच पाता है। आखिर वो दिन आ ही जाता है जब पुलिस के पास घर के सारे नंबरों की कॉल डिटेल निकल के आती है। पुलिस रुकैया के कॉल डिटेल देख के चौंक जाती है और उनका शक अब यकीन में बदल गया था। पुलिस फौरन ही घटनास्थल पर पहुंचती है और रुकैया को हिरासत में ले लेती है। दरअसल पुलिस देखती है रुकैया एक नंबर पे लगातार बात करती है और वो घंटों घंटों तक बात करती है। घटना वाली रात भी रुकैया काफी देर तक उस नंबर पे बात करती रहती है, लेकिन पुलिस के बयान में रुकैया ने बताया था कि वो शाम को जल्दी सो गई थी और उसको इस घटना के बारे में कोई पता ही नहीं। यहीं से पुलिस को उस पर शक हो जाता है। पहले तो रुकैया पुलिस को गोल मटोल घुमाती है और एक बार फिर से गुमराह करने की कोशिश करती है, लेकिन जब पुलिस सख्ती से पूछताछ करती है तो रुकैया टूट जाती है और अपना जुर्म कबूल कर लेती है। रुकैया का कबूलनामा सुन के हर कोई दंग रह जाता है। सबके पैरों से जमीन खिसक जाती है। मोहल्ले वाले भी काफी आश्चर्यचकित हो जाते हैं और हर कोई कहता है ऐसी कलयुगी बेटी ऊपर वाला किसी को ना दे। दरअसल रुकैया का किसी मोहल्ले के लड़के से ही चक्कर होता है और वो उसे घंटों बात करती है फोन पे। इस घटना की जानकारी उसके माँ बाप को लग जाती है। उसके माँ बाप उसे सख्ती से कहते हैं कि अब फोन पे बात नहीं करोगी और रुकैया से फोन भी छीन लिया जाता है। इस घटने में उसकी माँ जो है उसको ज्यादा मना करती है बात करने के लिए। उसकी माँ उसको समझाती है कि बेटा ये सब अच्छी बात नहीं है, तुम किसी लड़के से बात मत करा करो, और रुकैया को फ़ोन भी यूज करने से मना कर देती है। इसी बात पे रुकैया बहुत ही नाराज़ हो जाती है। इसीलिए अपने माँ को उसने बहुत ही बेरहमी तरीके से मारा था, क्योंकि उसकी माँ ही थी जो उसे सबसे ज़्यादा मना करती थी। जब पुलिस रुकैया से पूछती है तुमने ये किया कैसे, दरवाज़ा तो बाहर से बंद होता है और तुम ऊपर थी, इस घटना को तुमने अंजाम कैसे दिया। रुकैया का कबूलनामा सुनकर हर कोई दंग था। इतनी छोटी सी उम्र में इतने जिस तरह से कत्ल किए थे और इतनी शातिर तरीके से, प्रोफेशनल तरीके से सारे सबूत मिटा दिए थे, उस पर कोई भी यकीन नहीं कर पा रहा था। रुकैया पुलिस को बताती है घटना वाली रात वो मार्केट से नींद की 20 गोलियां लाती हैं और 10 गोली अपने पिता को और 10 गोली अपनी माँ को दूध में मिला के पिला देती है। उसने बहुत ही मास्टरमाइंड प्लान बनाया हुआ था। वो नहीं चाहते थे कि इस घटना के बाद उसके माँ बाप किसी भी तरह से बच पाए। दूध पिलाने के बाद रुकैया वहीं पास अपनी माँ के पास खाट पे बैठ जाती है। उसको पता था कि अभी ये दोनों गहरी नींद में चले जाएंगे। रुकैया पहले कभी अपने माँ बाप का हाथ पैर उसने कभी नहीं दबाया था, उनकी सेवा नहीं करती थी वो, लेकिन उस रात वो अपने माँ के पैर के पास बैठ जाती है और उनसे बातें करने लगती है और उनके पैर दबाने लगती है। उसकी माँ को भी लगता है याद तक ये पहले इसने कभी पैर नहीं दबाया, ये आज मेरा पैर क्यों दबा रही है। रुकैया उनके पैर दबाती रहती है और उनसे बातें करती रहती है। अभी दूध पे कुछ ही देर हुए थे कि उसके माँ बाप गहरी नींद में चले जाते हैं। रुकैया बात करते करते उसकी माँ अचानक से बात करते करते बंद हो जाती है। रुकैया को पता लग जाता है कि वो अब सो चुकी है। रुकैया उसे दोबारा से बोलती है और चेक करती है कि अभी वो जग रही है, सो गई है। रुकैया उसको हिला के भी देखती है, माँ माँ कह के जगाती है, बट सामने से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिल जाता। जब रुकैया को श्योर हो जाता है कि हाँ उसकी माँ और बाप दोनों सो गए हैं गहरी नींद में, फिर वो चुपके से अंदर जाती है। अब यहाँ से उसको स्टार्ट होता है उसका शातिर प्लान। उसने कुल्हाड़ी छुपा के कोने में पहले रखी हुई होती है। अंदर जाती है, कमरे से कुल्हाड़ी निकाल के बाहर आती है। बाहर आके एक बार दोबारा अपनी माँ को आवाज़ लगाती है, माँ माँ कह के। उसको फिर से श्योर होना था कहीं उसकी माँ जग तो नहीं गई है, बट सामने से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिलता है। फिर वो आसपास देखती है, अगल बगल देखती है, कोई है तो नहीं, कोई देख तो नहीं रहा है। उसके सामने एक गली होती है, गली तक जाती है और फिर वापस आती है। जब रुकैया श्योर हो जाती है आसपास कोई भी नहीं है, फिर वो वापस आती है अपनी माँ के पास। फिर वो देती है एक घिनौनी घटना को अंजाम जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। उसने दरिंदगी की सारी हदें पार कर दी और कुल्हाड़ी से लगातार कई बार अपने माँ के सर पे करती है। उसकी गर्दन पे, सर पे। वो तब तक मारती रहती है जब तक उसका सर बिल्कुल भूसा नहीं हो जाता, उसके चेहरे का आकार बिल्कुल बिगड़ नहीं जाता। वो कुल्हाड़ी से अनगिनत वार करती है और जब उसको तसल्ली हो जाती है कि उसकी माँ की अब डेथ हो चुकी है, फिर वो जाती है अपने बाप के पास और सेम वैसे ही वार अपने बाप के सर पे करती है। उसको तसल्ली हो चुकी थी कि उसकी माँ और बाप दोनों की मृत्यु हो चुकी है, तो कुल्हाड़ी वहीं रखती है और सामने जाके डेहरी पे बैठ जाती है। कुछ देर वहाँ बैठने के बाद वो दोबारा से उठ के अपने माँ के पास आती है और एक बार फिर से चेक करती है कहीं वो जिंदा तो नहीं है। वो पहले अपने माँ को देखती है, फिर अपने बाप को देखती है, फिर वापस जाती है, फिर वहीं पे घंटों बैठी होती है। उसे ऐसा लगता है कहीं ये लोग फिर से ना उठ जाएं, फिर से जिंदा ना हो जाएं। अगर फिर से उठेंगे तो मैं इसे फिर से मारूंगी। घंटों बैठी रहती है और जब उसको बिल्कुल क्लियर यकीन हो जाता है कि दोनों की मृत्यु हो चुकी है, फिर वो तसल्ली के साथ उठती है और चारों तरफ देखती है। उठ के घूमती है, वहाँ टहलती है और देखती है किसी ने उसको देखा तो नहीं। अगल बगल देखती है, कोई भी दिखाई नहीं देता है। सामने गली में जाती है, कुल्हाड़ी लेके गली में टहलती है। कुल्हाड़ी गली के अंदर तक जाती है, फिर वापस आती है। वो सोचती है अगर किसी ने देखा होगा और वो उसको अगर मिल जाएगा तो वो इसे भी मार देगी।
गली में काफ़ी देर घूमने के बाद उसको कोई भी दिखता नहीं है। फिर वो वापस आती है, वो नल पे जाती है और पहले कुल्हाड़ी को धोती है और उसके कपड़े बिल्कुल खून से सन चुके थे। वो कपड़े उतारती है, कपड़े चेंज करती है और खून लगे कपड़े को धुल डालती है, धुल के ले जाती है, छत पे फैला देती है और वो फिर दोबारा से नीचे आती है। इस बार एक बड़ा सा ताला लेके नीचे आती है और वो बाहर से ताला लगा देती है। ये छोटी थी बट उसका दिमाग बहुत ही शातिर था। वो कोई भी सबूत छोड़ना नहीं चाहती थी, हर सबूत को मिटा रही थी और वो अपने लिए सबूत बना भी रही थी ताकि लोग कह सके कि इसने नहीं मारा है। रुकैया बाहर ताला लगा देती है और जंगले के सहारे से, घर के बगल में जंगला होता है बड़ा सा, जंगले के सहारे से वो छत पे चढ़ जाती है। ऊपर जाके देखती है, अपनी दोनों बहनों को चेक करती है। दोनों बहनें सोई हुई होती हैं। उसके बाद वो अपने आसिफ को फ़ोन लगाती है और घंटों बात करती है। उस रात उसे नींद नहीं आ रही थी। घंटों बात करने के बाद वो फ़ोन को रख के फिर सो जाती है और सुबह तब तक सोती होती है जब तक आसपास के लोग उठ नहीं जाते हैं। जब उसको यकीन हो गया आसपास के लोग उठ गए, चहल पहल हो जाती है, सवेरा हो जाता है, उसके बाद वो उठती है और अपने दोनों बहनों को जगाती है। रुकैया इस तरह से माहौल क्रिएट कर रही थी ताकि उस पर कोई भी शक ना करे। रुकैया उठती है, सबसे पहले अपने माँ बाप को आवाज़ लगाती है। जब आवाज़ लगाती है वो नहीं बोलते हैं, वो नीचे आती है, चेक करती है दरवाज़ा बंद है। दरवाज़ा खड़खड़ाती है, तब भी कोई नहीं बोलता है क्योंकि वो ऑलरेडी मर चुके थे, उनको रुकैया नहीं मारा था। लेकिन फिर भी बड़ी चालाकी के साथ वो सबूत अपने लिए बना रही थी ताकि उस पर कोई शक ना करे। फिर वो ऊपर दोबारा से जाती है, ऊपर जाके सामने वाले अंकल से बोलती है, अंकल मेरे माँ बाप को जगाइए, वो सो रहे हैं, अभी तक उठे नहीं हैं और कोई जवाब भी नहीं दे रहे हैं। वो अंकल भी आवाज़ लगाते हैं बट वो नहीं उठते हैं। फिर रुकैया अपने बगल वाले जो उसके पड़ोस में घर होता है, जो कि उसकी छत से बिल्कुल सटा होता है, उस घर के छत पे कूद जाती है और नीचे जीने से जाती है और उस घर के लोगों को आवाज़ लगाती है, बोलती है आप दरवाज़ा खोलिए, मेरे अब्बू अम्मी बाहर हैं और वो कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं, मैं कब से बुला रही हूँ, बोल नहीं रहे हैं, मुझे उनके पास जाना है। वो उन लोगों से दरवाज़ा खुलाती है। तो रुकैया का दिमाग बहुत ही शातिर था, बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से वो अपने लिए सबूत जुटा रही थी ताकि लोग बता पाएँ कि हाँ ये यहाँ से गई थी और वो छत के ऊपर थी। तो वो अपने लिए बिना कहे ये सबूत बना रही थी। उसका दिमाग बहुत ही तेज़ी से चल रहा था। इतना ही नहीं, अपनी माँ बाप की लाश को देख के वो दहाड़ मार के रोती है, वो चीख चीख के रोती है, बिलक बिलक के रोती है और बार बार बेहोश हो जाती है ताकि लोगों को लगे कि हाँ इसने कुछ नहीं किया, यह बेकसूर है। वो अपने लिए पूरा प्लान उसने बना लिया था, पूरे सबूत उसने अपने लिए खड़े कर लिए थे और इसी वजह से वो 14 दिन तक पुलिस को गुमराह करती रही और पुलिस के चंगुल से बचती रही। लेकिन कहते हैं ना, कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। वो दुनिया की सबसे छोटी और चालाक शातिर किलर थी जो कि छोटी सी उम्र में पुलिस को 14 दिन तक गुमराह किया। पुलिस की 4 टीमें मिलकर उसे नहीं पकड़ पाई थी। इन 14 दिनों के बीच में वो अपनी चाची के साथ रहती है और हर रोज़ रोती है। उसकी चाची के बयान के अकॉर्डिंग वो रोज़ रोती थी और रोज़ बेहोश होती थी। इतना ही नहीं, वो उसके पास एक गगल जो भैंस का कमरा था, वो चाची के पास जब होती थी रोती रहती थी और उस भैंस वाले कमरे में जाके वो इंस्टाग्राम पे रील बना के डालती थी और कमरे को अंदर से बंद करके वो डांस करती थी और अपने माँ बाप की मौत का खुशी मनाती थी। वो रोज़ डांस करती थी, रोज़ नाचती थी और फिर आके अपने चाची के साथ रहती थी, उनके साथ खाती थी, पीती थी और दिन भर वो रोती रहती थी। वो लड़की इतनी शातिर और इतनी चालाक थी कि उसके डबल चेहरे का डर्टी गेम उसके घर वाले भी नहीं पहचान पाए। वो उन्हीं के साथ रहती थी, इंस्टाग्राम पे जाकर रील बनाती थी और वो कातिल भी थी। लेकिन कहते हैं ना, कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। कानून के हाथ से कोई भी अपराधी नहीं बच सकता है। आखिर वो दिन आया जब वो सलाखों के पीछे पहुंच गई। इस सच्ची घटना के बारे में आप लोगों की क्या राय है, कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे बहुत सारी कहानियाँ आपको, सच्ची घटनाएं आपको मिलती रहेंगी।